नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। दोस्तों, कहा जाता है कि थोड़ा सब्र रखिएगा जनाब, अभी इम्तिहान जारी है। थोड़ा सब्र रखिएगा जनाब, अभी इम्तिहान जारी है। कल वक्त खुद कहेगा चल अब तेरी बारी है। तो समय नहीं गंवाते हुए आप पढ़ें। 10 दिन का समय और बचा है आपके पास। आज आपके सामने होंगे इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक बायोलॉजी के। किसके? बायो के। ठीक है। बायो में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से? इसमें एक तो आपको ध्यान में रखना है, एक तो आपके जंतु विज्ञान होता है, एक वनस्पति विज्ञान होता है। क्या होता है भाई? एक तो जंतु विज्ञान है और दूसरा क्या था? वनस्पति विज्ञान। दोनों में से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। आप जंतु विज्ञान में तो अपने सारे जीव जंतु आ जाएंगे और वनस्पति विज्ञान में क्या आने वाले हैं? जो भी है पेड़ पौधे जितने भी है वनस्पति हैं उसका अध्ययन। और पिछली बार यहां से जो प्रश्न बने थे वो सबसे ज्यादा टफ थे, पता है? इसके तो फिर भी आसान थे, लेकिन यहां जो वनस्पति विज्ञान के जो टॉपिक बनाए गए थे, यहां से जो सवाल लिए गए थे वो बड़े कठिन थे। पता होगा आपको, देखा है ना पेपर। अच्छा, जीव विज्ञान में आपको क्या क्या ध्यान में रखना है? इसमें कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकते हैं? एक तो आपका स्केलेटन सिस्टम है, कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से प्रश्न बनते हैं। एक आपको ध्यान में रखना है रक्त वाला टॉपिक, रक्त परिसंचरण। यहां से भी प्रश्न बनेंगे एग्जाम में, एक बार आप जरूर इनको देखें। डाइजेशन सिस्टम, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, ये सारे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जेनेटिक्स भी आपका आएगा इसमें, ठीक है। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। उत्सर्जन, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये वाला, ये आप ध्यान में रखिएगा, अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। और आपको आता भी होगा या नहीं आता है? अब इसमें से जो भी आपको कठिन लगे वो अभी बोल देना, वही बता देंगे। क्लियर है? कंकाल तंत्र आपको पढ़ना है, ये ब्लड सर्कुलेशन पढ़ना है, पाचन वाला, श्वसन, उत्सर्जन, ये सारे टॉपिक आपको देखने हैं। अंतःस्रावी तंत्र ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इतने तो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा भी जनन तंत्र आपको पढ़ना है। जनन तंत्र के 2 पार्ट है, कौन कौन से हैं? एक तो मादा जनन तंत्र है और दूसरा क्या है, याद है क्या? मादा जनन तंत्र, और दूसरा क्या है? नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र, ये वाले आपको देखने हैं, इंपॉर्टेंट है ये सारे टॉपिक, एग्जाम में यहां से प्रश्न बनेंगे। क्लियर है? वनस्पति विज्ञान में, वनस्पति विज्ञान की शाखाएं आपको याद होनी चाहिए, ब्रांच, यहां से प्रश्न बनेंगे। सेल वाला टॉपिक आपको आना चाहिए, कोशिका, कोशिका वाला टॉपिक याद है क्या सबको या नहीं है? नहीं है? पादप जगत आपको आना चाहिए, पादप जगत, ये भी ध्यान में रखना है। पादप जगत में सारे आगे पेड़ पौधे पुष्प वाले सारे जो टॉपिक है ना, जड़ तना पत्ती फूल, इसके अलावा टिश्यू का एक टॉपिक रहता है उत्तक, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? उत्तक, पादप उत्तक वाला। तो ये आप जरूर देखें, यहां से भी प्रश्न एग्जाम में बनने वाले हैं। ये वाला इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल बनेंगे। अब बताओ कौन सा टॉपिक आपको नहीं आता, वही बता देंगे एक बार के लिए। कौन सा बताना है? या हल्के हल्के सारे ले लें, रिवीजन के तौर पर सारे ले लेते हैं हल्के हल्के, ठीक है। जिसको नहीं पता वो एक बार अपना रिवीजन मार लें। कंकाल तंत्र में क्या क्या चीजें आपको ध्यान में है रखनी है? अब कंकाल तंत्र में तो सारी हड्डियां आएगी। क्या आएगा? हड्डियां याद है क्या सबको या नहीं है? बताते रहना। देखे, 2 हड्डियों का जोड़ क्या कहलाएगा? हड्डी और प्लस हड्डी, इन दोनों हड्डियों का जोड़ क्या कहलाएगा बताओ? इसको क्या कहते हैं? हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाएगी? लिंगामेंट। इसको लिंगामेंट कहते हैं क्या?
या फिर क्या बोलेंगे, स्नायु तंत्र भी कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं, स्नायु तंत्र। ये आर्मी में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। इसके अलावा यदि बात करें हड्डी और प्लस मांसपेशी की, तो इसका बताओ क्या रहेगा। हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने वाली संरचना क्या है, कंडरा है क्या, कंडरा। या फिर इसको क्या पढ़ते हैं, क्या कहते हैं इसको, टेंडन कहते हैं। कंडरा ठीक है, टेंडन, ये लो, टेंडन भी इसको कहा जाता है। ये दोनों ही इंपोर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। हड्डियां किसकी बनती है, हड्डियों में कौन सा रसायन होता है, हड्डियों में रसायन यदि आपसे पूछा जाए कौन सा है, बताओ फिर कौन सा होता है, कैल्शियम। और इसके साथ में कौन सा होता है, कैल्शियम के साथ में कौन सा होता है, लोहा नहीं, फॉस्फोरस। क्या होता है, फॉस्फोरस। कुल हड्डियों की संख्या पूछ ली जाए, ये तो पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। कुल हड्डियां कितनी है, 206 है, ध्यान में रखिएगा। कुल मांसपेशियां कितनी है, कुल मांसपेशियां यदि आपसे पूछी जाए तो 639 होगा। कितना होगा, 639 लगभग। ठीक है, ये आपको जरूर आना चाहिए। हड्डियां कितनी है, मांसपेशियां कितनी है, मेरु तंत्रिकाएं कितनी है, मेरु तंत्रिकाएं ये कितनी है बताओ जरा, 31 जोड़ी। पसलियों की संख्या कितनी होती है, पसलियां कितनी है, 12 जोड़ी। जी सारे याद है आपको, 12 जोड़ी पसलियां होती है। इसके अलावा कशेरुक दंड में यदि आपसे पूछा जाए, कशेरुक दंड में कुल कितने हैं, 33। कितने हैं, 33 है। 33 खंडों में ये बंटा हुआ है अपना कशेरुक दंड, जिसको हम बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। क्या बोलते हैं इसको, मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी कहते हैं, मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी कहते हैं इसको। अब जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, कशेरुक दंड होता है, उसे क्या बोलते हैं, जिसमें कशेरुक दंड पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, कोर्डेटा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, कोर्डेटा। और जिसमें कशेरुक दंड नहीं होता उसको क्या कहते हैं, बताओ क्या कहते हैं। अरे कशेरुक दंड नहीं होता उसको क्या पढ़ते हैं, उसको कहते हैं नॉन कोर्डेटा। क्या कहते हैं, नॉन कोर्डेटा। अब बताओ कोर्डेटा का एग्जाम्पल क्या है, तो मनुष्य होगा। क्या होगा, मनुष्य। नॉन कोर्डेट कौन है, सांप है। कौन है, सांप है। याद है क्या। अब नॉन कोर्डेट का मतलब इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं है तो सांप ही होगा। सांपों का अध्ययन किसकी शाखा में किया जाता है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सांप का अध्ययन किया जाता है, बताओ क्या कहलाएगा। क्या कहते हैं उसको, मनुष्य किस संघ का जंतु है, मनुष्य कोर्डेटा संघ का जंतु है। किसका है, कोर्डेटा का। सांप किस संघ का जंतु है, नॉन कोर्डेट तो है, लेकिन सांप किस श्रेणी में आएगा, सांपों का अध्ययन क्या कहलाएगा, अरे ये कहलाता है हर्पेटोलॉजी। क्या कहलाता है, हर्पेटोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हर्पेटोलॉजी। ध्यान में रखिएगा, ये जो रैंक कर चलते हैं वो हर्पेटोलॉजी में आते हैं। किस में आते हैं, हर्पेटोलॉजी में आते हैं। अब सवाल बात करें मस्तिष्क में कुल हड्डियां कितनी हैं, तो क्या आंसर होगा आपका, बताओ। कारण जो है मनुष्य के कान, इसमें कुल कितनी हड्डियां हैं, कितनी होती है भैया, 3 + 3 होगा। टोटल कितनी है, 6। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, सबसे छोटी हड्डी का नाम बताओ फटाफट। आप बोलते रहो, आपका आंसर आते रहना चाहिए। स्टेपीज, ताकि आपका रिवीजन फटाफट हो। स्टेपीज। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, राकेश सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होगी रे, फीमर है। ये कहां होती है, जांग में। ये कहां होती है, कान में। पता है, सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, फीमर है। ये जांग में पाई जाती है। ये आपको आने चाहिए। यदि पूछा जाए कि हाथ में हड्डियों की संख्या कितनी है, हाथ में कुल हड्डियां,
हाथ में कुल अस्थियां पूछी जाए तो 30 प्लस 30 का योग करना, इसका मतलब 60। अकेले हाथ में पूछा जाए 30, दोनों में हो गई 60। ऐसे ही पैर में पूछा जाए, फिर पैर में पूछा जाता है तो पैर में भी 30 प्लस 30 होगा, कितना होगा 60। ये 60 और ये 60, 120 हड्डियां तो यही हो गई हाथ और पैर में। 206 हड्डियां पाई जाती है मानव शरीर में। पैर में हो गई 60, हाथ में कितनी हो गई 60, 120 तो यही हो रहा है। 206 में से 120 तो हाथ और पैर में ही है, ठीक है। चेहरे में पूछा जाए कि चेहरे में कुल कितनी हड्डियां हैं, चेहरे में कुल कितनी हड्डियां हैं, तो 14 हड्डी है, ठीक है। चेहरे में कुल कितनी है, 14। कपाल का पूछा जाए तो कपाल में कुल कितनी है, 8 है। गर्दन का पूछा जाए तो गर्दन में कुल कितनी हड्डियां हैं, 7। अब गलत मत करो भाई, थंब में पूछा जाए हाथ का जो अंगूठा होता है, हाथ का जो अंगूठा है इसमें कुल कितनी हड्डियां हैं, बताओ भाई कितनी दिख रही है। हाथ के अंगूठे में 2 है क्या जी, 2 है। मणिबंध में कितनी है फिर, ये भी बता दो। मणिबंध में कुल कितनी हड्डियां हैं, मणिबंध जानते हो क्या, हरियाणा मणिबंध क्या होता है। मणिबंध में कुल कितनी हड्डियां हैं, मणिबंध क्या है, किशन मणिबंध में कुल कितनी हड्डियां हैं। मणिबंध क्या होता है, कलाई, कलाई जो होती है ना उसको मणिबंध कहते हैं। इसमें कुल कितनी हड्डियां हैं, 8 है। हथेली में पूछा जाए, हथेली में कुल कितनी है, कितनी होती है, 5। बस ये ध्यान में रखना आपको, ठीक है। हड्डियां आपको आनी चाहिए कहां कौन सी हड्डी है। इसके अलावा घुटने में पूछा जाए, घुटने में कौन सी है, तो पटेला अस्थि है। कौन सी है, पटेला। बाकी सारी आपको बता दी गई है ना। सबसे लंबी कौन सी है, सबसे लंबी, ये बेसिक प्रश्न है जो आपको ध्यान में रखना है। सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, अरे सबसे लंबी हड्डी भी फीमर ही है। कौन सी है, फीमर है। ये भी जांग में है ना, जांग वाली, ये फीमर ही है सबसे। हाथ की अस्थि का नाम बताओ फटाफट, हाथ की अस्थि कौन सी है, हाथ की अस्थि, अरे हाथ की अस्थि कौन सी है, रेडियस और अल्ना। राकेश बताता रहे फटाफट, रेडियस और अल्ना, रेडियस और अल्ना है, हाथ की अस्थि है। कंधे की अस्थि कौन सी है, देखो ऐसे आंसर आने चाहिए। कंधे की अस्थि पूछा जाए तो अंश मेखला है। कौन सी है, अंश मेखला। फिर हड्डियों का प्रश्न तो आपका सही होने वाला है। अंश मेखला हाथ की अस्थि है। पैर की अस्थि पूछा जाए, जांग या फीमर है ना, तो एक होगी आपके श्रोणी मेखला। क्या होगी, श्रोणी मेखला। ये कहां होती है, जांग वाली। जांग का जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये वाला, ये जहां से पैर जुड़ता है उसको कहते हैं श्रोणी मेखला, ठीक है। जांग या पैर की अस्थि हो गई है, ठीक है आपसे। अच्छा टीबिया फिबुला, ये किसकी अस्थि है, टीबिया फिबुला कौन सी हड्डी है भैया, तो ये भी पैर की हड्डी है। कौन सी है, पैर की है। आते हैं ना सब। इसके अलावा इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो रहेगा आपके, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाएगा, बताओ। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाएगा, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ऑस्टियोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑस्टियोलॉजी। बस ये बातें आपको याद होनी चाहिए। तो ये आपका स्केलेटन सिस्टम रहेगा। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाएगा, ऑस्टियोलॉजी कहलाएगा। कर लोगे क्या, कर लोगे या नहीं होगा। सबसे कमजोर हड्डी कौन सी है, सबसे सुंदर कौन सी है, नाम क्या है इनका, ये वाली कर रहे हैं, व्हाइट अस्थि है। हो गया क्या यहां से। तो ये सारे के सारे प्रश्न आपको ध्यान में रखने हैं स्केलेटन सिस्टम के। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, वो अंतःस्रावी तंत्र है। इसमें क्या क्या ध्यान में रखना है ये भी देख लो आप फटाफट। अंतःस्रावी तंत्र में क्या क्या ध्यान में रखना है।
अंतःस्रावी ग्रंथियों का जनक किसको कहते हैं? बताओ, फादर कौन है इसका? जनक किसको कहते हैं? थॉमस एडिसन को कहा जाता है। किसको कहते हैं? थॉमस एडिसन। रिवीजन करवा देंगे, एक बार फिजिक्स का करवा देंगे, एक बार केमिस्ट्री का, एक बार बायोलॉजी का, बस काम खत्म। ठीक है, थॉमस एडिसन को क्या कहते हैं? फादर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथियों का जनक कौन है? तो थॉमस एडिसन को कहा जाता है। इसमें दो बातें ध्यान में रखना है, ठीक है? अंतःस्रावी ग्रंथियां किसका स्त्राव करती है? शाबाश। अंतःस्रावी ग्रंथियां किसका स्त्राव करती है? हार्मोन। हार्मोन का, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। हार्मोन का स्त्राव करती है। अब ये हार्मोन का स्त्राव कर रही है, इसका मतलब ये क्या है? नलिका विहीन है। इसमें नलियां नहीं होती जी, ये नलिका विहीन है। अब नलियां नहीं है इसलिए हार्मोन स्त्रावित करती है। तो ये अपना ये हार्मोन है, सीधा कहां ले जाती है? कहां ले जाती है? रक्त में। कहां ले जाती है? रक्त में ले जाती है हार्मोन को, रक्त में। ठीक है, और दूसरा है एक और रहेगा एंजाइम। अब बताओ एंजाइम का स्त्राव कौन करता है? इसका आंसर करके बताओ, एंजाइम को कौन स्त्रावित करता है? एंजाइम को श्याम क्या आंसर होगा? एंजाइम का स्त्राव कौन करता है? किशन, बाह्य स्त्रावी ग्रंथियां कौन करता है? बाह्य स्त्रावी। अब बाह्य स्त्रावी ग्रंथियां है कौन कौन सी, वो भी पता होना चाहिए। बाह्य स्त्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी है और अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन सी है? नोट करो, सीधा सा प्रश्न पूछ सकते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी है? ठीक है जी, और एक ध्यान में रखना, बाह्य स्त्रावी ग्रंथि क्या है? बाह्य स्त्रावी ग्रंथि बताओ कौन कौन सी है? अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन सी है? एक तो है हाइपोथैलेमस। कौन सी है? हाइपोथैलेमस। कहां होती है ये? ये कहां है बताओ? ये वाली कहां है? ये तो दिखेगा नहीं, ये दिख जाएगा। कहां है ये? अरे ये ध्यान में रखना है आपको, ये कहां होती है? मस्तिष्क में। इसमें से सवाल यदि पूछा जाएगा तो या तो हार्मोन का होगा या फिर पूछा जाएगा कि ये कहां स्थित है, दोनों ध्यान में रखना है। तो हाइपोथैलेमस मस्तिष्क में पाई जाती है। इसको क्या कहते हैं बताओ? इसका क्या नाम है? हेड मास्टर ग्रंथि कहते हैं। लास्ट में ये रिवीजन कर लेना आप, कौन सी ग्रंथि है ये? हेड मास्टर। इसको कहते हैं हेड मास्टर ग्रंथि, ध्यान में रखिएगा। यदि आपसे पूछा जाए हार्मोन कौन सा है, फिर शाबाश, ये एक तो है मोचक और दूसरा कौन सा है? निरोधी हार्मोन है। एक तो मोचक रहेगा और दूसरा किस प्रकार का हार्मोन है? निरोधी। कर लोगे इसको? इसके अलावा क्या कहते हैं? हेडमास्टर के अलावा इसको कहते हैं सुप्रीम कमांडर कहते हैं। क्या कहते हैं? सुप्रीम कमांडर, ये भी इसका ही नाम है। इसके अलावा बोल सकते हैं इसको सर्वोच्च कमांडर कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वोच्च कमांडर। ये बात तो एक ही है ना, चाहे सुप्रीम कमांडर बोलो, चाहे सर्वोच्च कमांडर बोलो, चाहे आप हेडमास्टर बोलो, एक ही बात है। ये कहां है? काम क्या है इसका? ये भी ध्यान में रखना, भूख प्यास, भूख है, प्यास और ताप आदि पर नियंत्रण करना। आदि पर नियंत्रण कर लोगे क्या? बस इतनी बातें ध्यान होनी चाहिए इस वाली ग्रंथि में, हाइपोथैलेमस में। भूख प्यास ताप आदि पर नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। कहां होती है? मस्तिष्क में होती है। ठीक है, हेडमास्टर ग्रंथि या सुप्रीम कमांडर या फिर सर्वोच्च कमांडर इसको कहा जाता है। हार्मोन पूछा जाए तो मोचक और निरोधी रहे। कर लोगे पक्का? अब बताना आगे वाला, नेक्स्ट इसका आंसर करते रहना फटाफट। पीयूष ग्रंथि का बताओ फटाफट। फिर ये कहां स्थित है पीयूष ग्रंथि? कहां होती है? ये अग्र मस्तिष्क में होती है। कहां होती है? अग्र मस्तिष्क में। अच्छा, पूछा जाए कि कौन सी गुहा में है? अग्र मस्तिष्क का एक गुहा है सेला टर्सिका। कहां पाई जाती है? सेला
टर्सिका, सेला टर्सिका गुहा में है ये, ठीक है। अग्र मस्तिष्क में होती है ये। मस्तिष्क के भी 3-4 टाइप है ना, अग्र मध्य पश्च मस्तिष्क, ठीक है। तो ये अग्र मस्तिष्क के सेला टर्सिका गुहा में पाई जाती है पीयूष ग्रंथि। अच्छा, इसके अन्य नाम क्या है? हाँ बताओ भाई, किशन बताएगा इसके अन्य नाम क्या है? मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि कहते हैं इसको। और बताओ, और बताओ क्या कहेंगे? इसका आकार कैसा होता है? शाबाश। इसका आकार यदि पूछा जाए तो मटर के दाने जैसा होता है, मटर के दाने समान, मटर के दाने समान होता है इसका आकार, ठीक है। कर लोगे? चलो ठीक है। हार्मोन पूछ लिया जाए फिर क्या बताओगे? हार्मोन कौन सा है? शाबाश। एक तो जीएच हार्मोन है ना। अब कई बार क्या होता है, जीएच दे देते हैं तो ये वृद्धि हार्मोन ही बनेगा। क्या है? ग्रोथ हार्मोन। इसका मतलब वृद्धि हार्मोन कहते हैं इसको। बात तो एक ही है ना। अब सवाल को यदि चेंज कर दिया जाए तो कईयों की प्रॉब्लम हो जाती है। अब मनुष्य का बोनापन किसके कारण होता है? अब इसके कारण ही होगा। वृद्धि नहीं हो रही है, वृद्धि हार्मोन की कमी है तो मनुष्य बोना रह जाएगा। और यदि किसी में ये अधिक है तो उसकी हाइट भी बढ़ भी जाती है ना। तो ये आपके वृद्धि हार्मोन रहेगा। किस ग्रंथि से स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से। इसके अलावा बताओ, इसके अलावा अन्य हार्मोन भी है, नोट कर लो। एफएसएच है, टीएसएच है, एसीटीएच रहेगा, एलटीएच है, ये ध्यान में रखना भैया। ये अन्य हार्मोन है जो इस ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं। इसके अलावा भी है ना, एफएसएच है, टीएसएच, एसीटीएच, एलटीएच, ये जो हार्मोन आप देख रहे हैं ये भी किससे स्रावित होते हैं? ये भी मास्टर ग्रंथि से स्रावित होते हैं, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं। कर लोगे? प्रोटीन, प्रोटीन को पचाने वाला दुग्ध हार्मोन कौन सा है? बताना भाई, इसका आंसर करना। प्रोटीन पाचक है, प्रोटीन पाचक दुग्ध हार्मोन कौन सा है जो नवजात शिशुओं में होता है? इसका आंसर करो, क्या आंसर होगा? प्रोटीन पाचक दुग्ध हार्मोन कौन सा है जो शिशुओं में होता है? है भाई, नहीं बता सकते? एंजाइम बता दो कौन सा है। अच्छा, दुग्ध हार्मोन होता है कौन सा है ये बताओ पहले तो। दुग्ध हार्मोन कौन सा है? दुग्ध हार्मोन कौन सा है? किसको कहते हैं दुग्ध हार्मोन? कौन सा होता है? एलटीएच हार्मोन क्या कहलाता है? दुग्ध हार्मोन कहलाता है। क्या कहलाता है? दुग्ध हार्मोन, ठीक है। और एंजाइम पूछा जाए फिर क्या होगा? एंजाइम कौन सा होता है? तो रेनिन होता है। कौन सा होता है? एंजाइम कौन सा होता है? रेनिन। ये किसमें सहायक है? ये प्रोटीन को पचाने में सहायक है। ये प्रश्न भी पूछा हुआ है, प्रोटीन को पचाने में सहायक है जी। किसमें? प्रोटीन को पचाने में सहायक है। हो गया, यहां से कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि का फटाफट आंसर करो, ये कहां स्थित है? जल्दी बताओ, कहां है ये? मस्तिष्क में। कहां पाई जाती है? मस्तिष्क में। यदि हार्मोन पूछा जाए, क्या कहते हैं इसको? पीनियल ग्रंथि को क्या कहते हैं? जैविक घड़ी कहा जाता है। क्या कहते हैं? जैविक घड़ी। ध्यान में रखना है ये बातें। इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। क्या कहेंगे? बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, जैविक घड़ी कहते हैं। त्रिनेत्र है ये, तीसरी आंख है ये। मस्तिष्क का रेत या तितर कहते हैं इसको। लेकिन ये ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इसको जैविक घड़ी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? जैविक घड़ी कहा जाता है। यदि हार्मोन पूछा जाए फिर बताओ कौन सा हार्मोन होता है? मिलेटोनिन। कौन सा है? मिलेटोनिन। काम क्या है इसका? बताओ काम क्या है? दैनिक लय नियमन का कार्य करता है। क्या काम करता है ये? दैनिक लय नियमन। आप जान गए इसका मतलब क्या है दैनिक लय नियमन का? दैनिक लय नियमन क्या होता है? नहीं बताओगे? दिनचर्या। दिनचर्या होती है ना, वही होती है।
जैसे आपके सोने की क्रिया, सोना, जागना, है ना, उठना, बैठना, ये जो भी क्रियाएं हैं इसको बोला जाता है दैनिक लयमन, दिन की चर्या, दिनचर्या जो रोजाना आप काम करते हैं। इस पर नियंत्रण कौन करता है? पीनियल ग्रंथि करती है। हार्मोन कौन सा है? मेलेटोनिन। कर लोगे? इतनी बातें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, थायराइड ग्रंथि, बताओ ये कहां है? थायराइड ग्रंथि बताओ फटाफट, क्या आंसर होगा? ये कहां पाई जाती है? गले में होती है ये। थायराइड कहां होती है? गले में। ठीक है, बताओ इस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? हार्मोन फटाफट कर दो आंसर। थायरोक्सिन। ये आपका रिवीजन है। कौन सा हार्मोन है? थायरोक्सिन। कार्य क्या है? थायरोक्सिन हार्मोन का क्या काम होता है? करो आंसर। थायरोक्सिन हार्मोन का क्या काम होगा? ये आधारी उपापचयी दर को बढ़ाता है। क्या करता है? आधारी उपापचयी दर बढ़ा देता है। उपापचयी दर, मेटाबॉलिज्म दर बढ़ाता है। इसको बोलते हैं बीएमआर। क्या बोलते हैं? बीएमआर। नमक खाने से क्या होता है पता है क्या? नमक खाने से क्या होता है? ज्यादा नमक खाने से क्या होता है? ज्यादा नमक खाओगे तो क्या होगा? बॉडी में रिएक्शन नहीं होगा क्या ज्यादा नमक खाने से? होता है कि नहीं होता? वो बीएमआर है। ठीक है, आधारी उपापचयी दर को बढ़ा देता है ये इंपॉर्टेंट है कि इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? थायरोक्सिन की कमी से। थायरोक्सिन की कमी से रोग पूछा जाए, ये इंपॉर्टेंट है। बताओ कौन सा रोग होता है? तो होगा गलगंड। कौन सा होगा? गलगंड। अब ये गलगंड क्या होता है? एक घेंगा है और एक होता है, वो होता है आपके घोंघा। ये तो घेंगा है, एक घोंघा प्राणी है। घोंघा प्राणी की क्या विशेषता होती है? लिंग परिवर्तन कर सकता है। जी बिल्कुल सही है, आपका आंसर सही आया। गलगंड किसकी कमी से? थायरोक्सिन की। घेंगा, गोइटर एक ही बात है। और इसका सीधा संबंध कहां से होता है? आयोडीन से। आयोडीन। अब पूछा जाए आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो यही वाला होगा। कर लोगे यहां से कोई दिक्कत? नमक की कमी से पूछा जाए तो पिछली भर्ती में आया भी था सवाल, साधारण नमक का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, हो सकता है कि इस बार का पेपर आपके थोड़ा टफ बनाया जाए। कारण क्या होगा इसका? कारण क्या है इसका बताओ? नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसलिए? यस, हो सकता है। कर लोगे? थायराइड के बाद में बताओ कौन सी है? थाइमस ग्रंथि है। कौन सी है? थाइमस। थाइमस ग्रंथि ये कहां पाई जाती है? थाइमस ग्रंथि कहां पाई जाती है? बताते रहो आप, आपका रिवीजन होगा बढ़िया। थाइमस ग्रंथि कहां होती है बताओ? कहां होती है? वक्ष भाग में। ये वक्ष भाग में होती है। वक्ष भाग कौन सा होता है? चेस्ट। इसका मतलब दोनों फेफड़ों के बीच में है ना? फेफड़ों के, अरे फेफड़ों के बीच है ये। अस्थि पंजर फेफड़ों के बीच में है ये। ठीक है, वक्ष भाग में पाई जाती है थाइमस। हार्मोन पूछा जाए तो क्या बताओगे? क्या बताओगे? फटाफट करो। थाइमस। थाइमस है तो थाइमोसिन बन जाएगा। कौन सा हार्मोन है? थाइमोसिन। कार्य क्या है इसका? बताओ भाई, इसका काम क्या है? शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको मजबूती प्रदान करना, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना। अब ये क्या होता है प्रतिरक्षा तंत्र? इम्यून सिस्टम जो होता है उसको मजबूती प्रदान करना। शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत है तो वो बीमारियों से लड़ने में सक्षम होता है। जैसे कोविड के टाइम था ना, कोरोना में कईयों की बीमारियां हो गई थी ना कोरोना में, कोविड लगा, लेकिन कईयों का जो इम्यून सिस्टम था, प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत था तो उसको हुआ भी नहीं। किस किस को नहीं हुआ? कोरोना नहीं हुआ। किस किस को नहीं हुआ? हुआ किसके था? जी क्लियर।
कर लोगे तो ये प्रतिरक्षा तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, थाइमस ग्रंथि है। कर लोगे। नेक्स्ट लिखिएगा पैराथायराइड, ये कहां पाई जाती है? पैराथायराइड। पैराथायराइड बताओ ये कहां है, कहां होती है? थायराइड के पीछे, थायराइड ग्रंथि के पास में होती है भाई, थायराइड ग्रंथि के पास ये पाई जाती है। इसका हार्मोन बता दो फटाफट। ये ध्यान रखिएगा ये संख्या में कितनी है, ये भी सवाल पूछा गया है। इसकी संख्या में 4 होती है। कितनी होती है? 4। अंग्रेजी के एच अक्षर के समान ये दिखाई देती है ऐसे, ये संख्या में 4 होती है ऐसे, ठीक है। हार्मोन बताओ फिर कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है? अब नाम से ही होगा। अरे भाई पैराथार्मोन है तो ये बन जाएगा पैराथायराइड से पैराथार्मोन। क्या बन जाएगा? पैराथार्मोन। कार्य क्या है बताओ? यस, रुधिर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करना, ये इसका काम है। रुधिर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करना। क्या? कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करना। अब जो आप दूध पीते हैं उस पर नियंत्रण कौन करता है? ब्लड में जाता है तो ब्लड को एकदम सही स्थिति में लाने यानी स्तर को नियंत्रित करने का कार्य इसी का है, पैराथायराइड का। और बताओ कौन सी ग्रंथियां बच गई? अग्नाशय, फटाफट करो। अग्नाशय, अग्नाशय ग्रंथि ये कहां होती है? अच्छा ये उदर गुहा में है, सही बात है। अमाशय के नीचे है। अरे वाह क्या बात है, उदर गुहा। अब कईयों को ये नहीं पता उदर क्या होता है। उदर का मतलब होता है पेट, अमाशय के नीचे। अब अमाशय, अमाशय, अमाशय क्या होता है? अमाशय का मतलब पेट ही है। क्या होता है? सबसे ज्यादा भोजन यही ठहरता है। अच्छा ये ध्यान में रखिएगा मिश्रित ग्रंथि है। कौन सी है? मिश्रित, मिश्रित ग्रंथि है। और हार्मोन पूछ लिया जाए तो क्या बताओगे? हार्मोन कौन सा है? फटाफट कर दो आंसर। हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन। ये भोजन को पचाने में सहायक है। और भोजन को पचाता कौन है? एंजाइम पचाते हैं। कौन पचाते हैं? एंजाइम। इंसुलिन, अच्छा इंसुलिन का स्तर यदि ऊपर नीचे हो जाए ब्लड में, इसका इंसुलिन का क्या होगा? मधुमेह रोग होगा इंसुलिन की कमी से। अच्छा इंसुलिन का इंजेक्शन भी लगाया जाता है ना, ध्यान रखना। इंसुलिन यदि प्रभावित होता है, ब्लड में ग्लूकोज का स्तर यदि ऊपर नीचे हो रहा है तो रोग कौन सा होता है? इंसुलिन की कमी से शुगर होता है। कौन सा रोग होता है? शुगर। इसको क्या कहते हैं? डायबिटीज। और क्या कहते हैं? मधुमेह। अब कुछ भी पढ़ो बात तो एक ही है, ठीक है। इंसुलिन की कमी से कर लोगे। अच्छा इंसुलिन को कौन सी कोशिकाएं स्रावित करता है ये भी ध्यान में रख लेना। बीटा सेल्स। कौन सी? बीटा कोशिका। और ये किसकी? लैंगरहैंस द्वीप की। ये भी पूछ लेते हैं कई बार। लैंगरहैंस द्वीप की, द्वीप समूह की बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है जिसकी कमी से शुगर का रोग होता है। इतनी बातें ध्यान में रखना है। सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? आग्नाशय है। बताओ सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, फटाफट आंसर कर दो। क्या आंसर होगा? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि तो ये रहेगी आपके थायराइड। जी बिल्कुल सही है। जितना आप बोलोगे उतना ही फायदा है। ऐसे नहीं प्रश्नों के आंसर देते, ऐसे नहीं बोलना है ना। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड है। अच्छा सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका आंसर जाएगा पीयूष के साथ। किसके? पीयूष के साथ, पीयूष ग्रंथि। सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि कौन सी है?
सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि, राकेश, हाँ राकेश, राकेश पढ़ने लग गया। यकृत, सी। अच्छा आपसे पूछा जाए, क्या बच गया भैया? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि हो गई, सबसे छोटी हो गई सबसे बड़ी बाह्य स्रावी, और एक ये ध्यान में रखना, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अरे हाइपोथैलेमस नहीं है, अग्नाशय ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि का पूछना है ना, मिश्रित ग्रंथि। सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी? मिश्रित ग्रंथि। तब आंसर क्या होगा? अग्नाशय। अब अग्नाशय को पैनक्रियाज भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? तो ये घबराना मत, ये पैनक्रियाज है। अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है ये। अरे भाई मिश्रित का मतलब है अंत और बाह्य स्रावी दोनों का काम करती है ये। क्या हुआ? ये बाह्य स्रावी के रूप में एंजाइम का स्त्राव करती है और अंतः स्रावी के रूप में हार्मोन का स्त्राव करती है। इसका मतलब ये मिश्रित ग्रंथि है अग्नाशय। अग्नाशय किस प्रकार की ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है। कर लोगे क्या? और कोई ग्रंथि बच रही है क्या? जी बिल्कुल, एक ध्यान में रखना, टेस्टिस ग्लैंड। ये बताओ ये ग्रंथि कहां पाई जाती है? ये ग्रंथि कहां पाई जाती है? वृषण ग्रंथि कहां पाई जाती है? उदर गुहा के बाहर स्थित होती है। ठीक है, उदर गुहा के बाहर पाई जाती है वृषण ग्रंथि। हार्मोन यदि आपसे पूछा जाए हार्मोन कौन सा है, तो फिर आपका आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन। कौन सा होगा? टेस्टोस्टेरोन। काम क्या है इसका? नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का निर्धारण। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का क्या करती है? क्या करती है बताओ? निर्धारण। अब इसका मतलब क्या हुआ? ये सेकेंडरी कौन से हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षण? आवाज का, शरीर पर बालों का, शरीर पर, अरे बताओ भाई, शरीर पर बालों का अधिक उगना, ये यौवनारंभ को प्रारंभ करती है। यौवनारंभ इसी से संबंधित है। यौवनारंभ का मतलब यही है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आप जरूर ध्यान में रखिएगा। इसको नर हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? नर हार्मोन कहा जाता है, नर हार्मोन। अब यदि ये अधिक मात्रा में स्रावित होता है तो ये शारीरिक लक्षण जल्दी आ जाएंगे। शरीर में अचानक परिवर्तन होंगे, आवाज भारी होगी, चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आ जाएगी, शरीर पर बालों का अधिक उगना, ये सारे के सारे लक्षण इसके हैं। और यदि कमी है तो फिर ये शारीरिक लक्षण आपके कम प्रकट होते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी के कारण। बताओ। यस ठीक है भैया। अच्छा इसको क्या एंड्रोजन, एंड्रोजन कहा जाता है इसको। ठीक है, और एक और बच रहा है, वो है आपके अंडाशय ग्रंथि। कौन सी बच गई? अंडाशय ग्रंथि। अब इसको मादा जनन ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, कहां पाई जाती है? हार्मोन कौन से रिलीज होते हैं इनसे? हार्मोन कौन से होते हैं? एक तो एस्ट्रोजन है, दूसरा क्या है? शाबाश। अब बताओ एस्ट्रोजन का क्या काम है? एस्ट्रोजन का क्या काम होता है? अब ये मादा में लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं। मादा के शरीर में जो अचानक परिवर्तन होते हैं, शारीरिक परिवर्तन, तो ये हार्मोन उस पर नियंत्रण करता है। ठीक है,
और ये वाला क्या करता है, ये गर्भ निर्धारण में सहायता करता है। गर्भ निर्धारण में सहायक है ये। दुग्ध हार्मोन ऑक्सीटोसिन होता है, ठीक है। ये गर्भ निर्धारण में सहायक है प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन जैसे मनुष्य में होता है, ये पुरुषों में होता है, वैसे ही ये मादा में लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करता है शारीरिक परिवर्तन के लिए। मादा के लैंगिक लक्षण लिख देता हूं मैं, मादा के लैंगिक लक्षणों का निर्धारण। अब जैसे शरीर पर बाल कम होना, चेहरे पर दाढ़ी मूंछ नहीं आना, आवाज का भारी नहीं होना, तो ये सारे के सारे इसके लक्षण हैं। किसके हैं ये? एस्ट्रोजन के। कर लोगे? तो ये ग्रंथियां आपको ध्यान में रखनी है, कहां स्थित है, कौन से हार्मोन यहां से स्रावित होते हैं, ये आप पढ़ लेना। रिलैक्सिन होता है, बिल्कुल होता है जी। एक और लिख लो फिर, रिलैक्सिन। ये क्या काम करता है रिलैक्सिन? इसका क्या काम है? रिलैक्सिन का क्या काम होता है? यस, ये बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। प्रसव पीड़ा को कम करता है ये, नाम से ही पता चल रहा है। प्रसव पीड़ा को क्या करता है? कम करता है। हो जाएगा? ये सारी चीजें आपकी पड़ी हुई है, इसीलिए आप फटाफट आंसर कर रहे हैं। तो कंकाल तंत्र में जो भी प्रश्न बनते हैं ध्यान में कर लेना, और अंतःस्रावी तंत्र में यहां से आपके सामने सवाल आने वाले हैं। ठीक है, कर लोगे? 10 मिनट का समय शेष है, तो कुछ और बातें बता देते हैं आपको, या आज सवाल ले लेते हैं, कुछ प्रश्न ले लेते हैं भाई, आंसर कर देना। आज आपकी पीपीटी लगी नहीं ना? नहीं लगी? हाँ जी, आप आंसर करना। सवाल के आंसर करना फिर, ठीक है। पहला प्रश्न है, बताओ रक्त दाब को मापा जाता है, किसमें मापा जाता है? रक्त दाब को मापा जाता है, इसका आंसर बताना भैया। ऑप्शन में आपके सामने लिख देता हूं, स्पाइग्नोमैनोमीटर, आंसर करके बताना। फेदोमीटर, हाइग्रोमीटर, और एक और है आपके सामने, वो है लेक्टोमीटर। कीजिएगा आंसर, बताओ क्या आंसर रहेगा। अच्छा, इस बताओ क्या आंसर होगा इसका, आंसर बताओ भी। शाबाश। रक्त दाब, ब्लड प्रेशर, मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्त दाब कितना होता है? अरे रक्त दाब होता है कितना है? 120 mm/80 में क्या लिखोगे? पारा। ये एग्जैक्ट है। अब ये कोई स्वस्थ व्यक्ति है ना, स्वस्थ व्यक्ति का है ये, ठीक है। किसका है? स्वस्थ व्यक्ति का। अब ये एग्जैक्ट तो मुश्किल ही है, 120 mm/80 तो बहुत कम का ही आता है ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये ब्लड प्रेशर है, और ये अब जिसको गुस्सा ज्यादा आता है, जिसको गुस्सा ज्यादा आता है, जो नशीले पदार्थों का सेवन करता है, उनके ब्लड प्रेशर में ऊपर नीचे चेंजेज होते हैं भाई। गुस्सा ज्यादा होता है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बढ़ता है ना अचानक,
हाँ बताओ इसका आंसर क्या करें? स्पाइग्नोमेनोमीटर। रक्तदाब को किसमें मापते हैं? स्पाइग्नोमेनोमीटर। जी बिल्कुल सही आंसर दिया, यही आंसर होगा। अब फेदोमीटर में बताना है क्या होगा। फेदोमीटर में क्या किया जाता है? समुद्र की गहराई मापी जाती है इसमें। जी बिल्कुल। यदि आपसे पूछा जाए हाइग्रोमीटर का, इसका आंसर क्या होगा? अच्छा, एक हाइग्रो है एक हाइड्रो है, ये भी ध्यान में रखना। ये हाइड्रोमीटर है और ये वाला क्या है? ये वाला हाइग्रोमीटर है और यहां ड्रोमीटर है, दोनों में अंतर है। ये तो जल के गुणों की शुद्धता के लिए है ना, जल की शुद्धता के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये लो, ठीक है। और हाइग्रोमीटर में क्या करते हैं? ध्यान में रखना, वायुमंडलीय आर्द्रता। क्या लिखोगे? वायुमंडलीय आर्द्रता इसमें मापी जाती है। लेक्टोमीटर, लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता। कर लोगे क्या? जी बिल्कुल सही आंसर है आपका। ठीक है, एक प्रश्न और लेंगे, एक सवाल और लेते हैं। आज की पीपीटी नहीं हुई इसलिए वही सवाल लेंगे जो आज आपके आने वाले थे। बताओ फिर, इसका आंसर करके बताना क्या आंसर होगा। गर्भधारण को रोकने की युक्तियां कौन सी है? इसको भी ऑप्शन में रखना है क्या? बताना भाई क्या आंसर होगा। गर्भधारण को रोकने की युक्तियां कौन सी है आपको बताना है। देखते हैं किसका राइट आंसर आता है। इसका आंसर कर दो भाई, क्या आंसर होगा इसका? बताओ भाई इसका आंसर क्या करें। अब हरियाणा का आंसर नहीं आया। अब ये नींद से उठा है, जगह है ये। क्या आंसर होगा इसका? हरियाणा इस प्रश्न का आंसर करके बताओ। गर्भधारण को रोकने की युक्तियां कौन सी है? इसका आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर ये सभी होंगे? कॉपर टी, इसको लूप कहते हैं। क्या कहते हैं? लूप। इसका आकार, ये कॉपर का मतलब जान गए, तांबा। तांबा ही तो होता है। और इसकी आकृति अंग्रेजी के टी अक्षर जैसी होती है। बच्चे के जन्म के बाद में इच्छा अनुसार इसको लगवाया जाता है माता। ठीक है। सहेली, ये गोलियां होती है। ठीक है। और इसके अलावा ये आप जानते हैं, तो ये सारे के सारे बिल्कुल ठीक थे, सभी इसका आंसर सही है। गर्भधारण को रोकने की युक्तियां कौन सी है? ये सारे के सारे। ठीक है भाई, तो ये देखें आप क्लास, आगे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।